हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हाई स्कूल के इंग्लिश के, क्लास 10th इंग्लिश के। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और प्रोज के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना करके डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जा करके विजिट करके उन सबको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सप्लीमेंट्री के सेकेंड लास्ट चैप्टर भोली, क्या नाम है चैप्टर का? भोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही शानदार कहानी है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हुआ हूँ बोर्ड एग्जाम 2024 में। इस चैप्टर से एक से या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने ही वाले हैं और आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से बातों को समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा, साथ में मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और आंसर भी बताऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। टॉप 100 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, 50-100 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। पूछ रहे हैं हु वाज भोली, व्हाई डिड शी स्टैमर। भोली कौन थी और वो हकलाती क्यों थी? तो भोली एक मासूम लड़की थी जो उसके माँ बाप उस पर बड़ा कम ध्यान देते थे, और भोली जो है कि एक गांव की लड़की थी। भोली हकलाती क्यों थी, स्टैमर क्यों करती थी? क्योंकि बचपन में उसे बुखार हुआ था, चेचक हो गया था और एक और बीमारी हुई थी, जिसके कारण उसकी मेंटली हेल्थ बहुत कमज़ोर हो गई थी और दिमाग उसका कमज़ोर हो गया था। तो उसके नाते वो क्या करती थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था और बोलते समय वो रुक रुक करके बोलती थी और एक वाक्य को बोलने में काफ़ी समय लगाती थी, जिसके नाते बाकी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। चलिए, दूसरा वाला आपका यहाँ सेंटेंस है, व्हाट डिड तहसीलदार सजेस्ट रामलाल। तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया? तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि आप इस गांव के नंबरदार हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रामलाल कौन था? रामलाल उस गांव का नंबरदार था, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर था। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं। तो तहसीलदार ने कहा कि रामलाल, आप गांव के एक बड़े इंसान हैं, आप गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो नया नया स्कूल खुला है लड़कियों के लिए, आप अपनी किसी लड़की का एडमिशन वहाँ कराइए, आप भेजिए। जब आप जैसे बड़े लोग भेजेंगे, रसूखदार लोग भेजेंगे, तो देखा देखी जो कि बाकी गांव की लड़कियां भी पढ़ने को हमारे इस स्कूल में आएंगी। यही कहा था वो तहसीलदार ने। नंबर 3, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। जब भोली शादी तोड़ देती है, मंडप से उठ जाती है और दूल्हों को भगा देती है, तो पूछ रहा है कि वो अपने पिता को कैसे सांत्वना प्रदान करती है, अपने पिता को वो क्या कह के कंसोल करती है। तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपके पास रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी और गांव की जो मेरी जैसी लड़कियां हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, घर से कोई सपोर्ट नहीं है पढ़ने लिखने का, ऐसी बच्चियों को मैं मुफ्त में पढ़ाऊँगी और उन बच्चियों का मैं सहारा बनूँगी। ये कह करके रामलाल ने जो कि क्या किया था, अपने फादर को, भोली ने अपने फादर रामलाल को कन्विंस किया, कंसोल किया। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ वॉज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का जो पहला दिन था वो स्कूल में कैसा रहा? तो भोली का जो पहला दिन था स्कूल में वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि भोली बहुत ये संकोच वाली लड़की थी, उसका कॉन्फिडेंस लो था। वो स्कूल में गई तो जब उसके टीचर ने उसे नाम पूछा तो उसने भ भ भ भ भोली ऐसे कहा, हकलाते हुए कहा, स्टैमर करके कहा। तो बाकी बच्चियां उस पर हंस पड़ी। अब भोली का सर शर्म से नीचे झुक गया। फिर उसके टीचर ने उसको संभाला और धीरे धीरे वो स्कूल आने जाने लगी। अगला आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है ये, स्केच द कैरेक्टर ऑफ भोली। ठीक है, भोली का कैरेक्टर स्केच करिए। ठीक है, तो भोली एक सीधी सादी लड़की थी। भोली एक गांव में रहती थी, उसके पिता का नाम रामलाल था। माँ बाप उसे बहुत स्नेह नहीं करते थे। उसकी 3 और बहनें थी। भोली को बचपन में तबीयत उसका ज़्यादा खराब हो गया था, बीमारी हो गई थी, जिसके नाते वो थोड़ी कमज़ोर थी और उसके चेहरे पे दाग वगैरह थे। तो उसके माँ बाप को चिंता रहती थी कि कौन इसको ले जाएगा, कौन इसको पूछेगा कि इसकी शादी वगैरह कहाँ होगी। पढ़ाई लिखाई में भी उसको कोई बहुत सहयोग नहीं मिला और
बाकी इसके बहनों को नए कपड़े मिलते थे, अच्छे खाने पीने को मिलता था, इसके तरफ बहुत ध्यान इसका कम ही जाता था। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा खासा बन जाएगा। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज विशंभर, विशंभर नाथ कौन था? वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल? विशंभर नाथ कौन था और भोली के माँ बाप ने उसका प्रपोजल क्यों स्वीकार कर लिया? विशंभर नाथ एक रईस था, एक सेठ था, उसकी दुकानें थी, वो 45 साल से ऊपर का था, उसकी एक पत्नी पहले से, एक या दो पत्नी उसकी पहले से ही थी। तो भोली के माँ बाप ने उसका प्रपोजल इसलिए जो है कि एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो पैसे वाला था, और भोली के माँ बाप को लगता था कि भोली के शरीर पे चेचक का दाग है, तो इसे कोई पसंद नहीं करेगा, और ये हकला के बोलती है, स्टैमर करके बोलती है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसकी शादी हो नहीं पाएगी, तो किसी तरीके की शादी उनको करानी थी। इसलिए जो है कि अपनी लड़की को कमतर माने और विशंभर नाथ का प्रपोजल उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद से आपका क्वेश्चन आता है, वाई डिड भोली रिजेक्ट एंड कैंसल द मैरिज? भोली ने शादी रिजेक्ट क्यों कर दिया और उसको कैंसिल क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि विशंभर जो था एक तो 45 साल का था, 45 साल उससे ऊपर का था, और किसी तरह भोली ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन जब रामलाल ने, ठीक है, उसका चेहरा देखा सिंदूर लगाते समय, तो वो भड़क गया, उसने कहा कि मैं इस शादी को नहीं करूँगा। तो उसके भोली के फादर ने कहा कि कोई उपाय बताइए, तो उसने कहा कि 5,000 रुपये लाइए वरना अपने बेटी को अपने घर पे ही रखिए। इस पॉइंट पे भोली को बहुत गुस्सा आया। भोली ने कहा कि अगर मेरे चेहरे पे दाग हैं तो मैं आप मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन आप लंगड़े हैं और 45 साल से ऊपर के, मैंने भी तो आपको स्वीकार किया है। इस चीज़ से उसका मन हट गया और उसने शादी को कैंसिल कर दिया, बारात वापस चली गई। अगला आपका प्रश्न क्या है कि डाउरी इज निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस। एक क्वेश्चन लॉन्ग इसका ऐसे बनाएगा कि दहेज पर कोई वाक्य लिख देगा और कहेगा इसको साबित करिए भोली के केस में, भोली के आधार पर इसको साबित करिए। जैसे लिखा है, डाउरी इज द निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, महिलाओं के सम्मान का दहेज क्या है? निगेशन है, उसको नकार देता है। यानी महिलाएं कितने भी लायक क्यों न रहे, अगर दहेज उनके पास नहीं है, पिता के पास पैसे नहीं है, तो शादी अच्छी नहीं हो पाएगी जैसा पिता चाहता है। क्योंकि अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, नौकरी वाला है, तो ज़्यादा वो पैसे मांगते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल इविल है, नहीं करना चाहिए, ऐसा मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, जो मिल जाए वो ठीक है, यानी अपने तरफ से मुंह खोल करके और लिस्ट बना करके नहीं देना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। सामने वाला लड़की की शादी करने निकला है तो खाली हाथ तो करेगा नहीं लड़की की शादी, उसको भी अपनी लड़की की चिंता है। तो डिमांड नहीं रखनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। वो खुशी से जो दे दे, उसको देते समय तकलीफ ना हो, तो वो ठीक है। आगे आपका है, तो भोली के कहानी के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करिए। सही चीज़ है, भोली भले ही उसके शरीर पे चेचक का दाग था, लेकिन भोली जो है कि पढ़ी लिखी थी। भोली के टीचर ने उसको होशियार बना दिया था और बढ़िया से पढ़ा लिखा दिया था। वो एजुकेटेड हो गई थी, अपना बुरा वाला खुद सोच समझ सकती थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो ऐसी लड़की की शादी अब विशंभर नाथ जैसे 45 साल के बुढ़े से कराएंगे तो वो सही नहीं है। तो कई चीज़ ऐसा होता है, लड़कियां कितना भी लायक क्यों न रहें, पैसा अगर नहीं, दहेज नहीं है, तो अच्छी शादियां नहीं हो पाती हैं। तो एक लड़की के कैरेक्टर को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को, उसके टैलेंट को दहेज से नहीं मापना चाहिए, वो परिपाटी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़कियां स्वयं अपने आप में एक दहेज होती हैं, वो अपना घर छोड़ करके आती है, आपका घर संभाल लेती है, तो वो पर्याप्त है। ये चीज़ आप इसमें लिख देंगे, और दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज की थोड़ी बहुत माइनस पॉइंट लिख देंगे, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे आपसे क्वेश्चंस मेरी तरफ से भोली चैप्टर से। ये 8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और मेरे हिसाब से 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जा सकते हैं। अगर आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी बच्चों तक भी एक बात पहुंचेगी, उनके तैयारी में मेरा अगर कुछ हेल्प हो जाएगा तो ये तो मैं अपने इस चीज़ को थोड़ा सा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।